So hello everyone, today we are going to start NCRT exercise of class 11th of chapter some basics concepts of chemistry. So जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग H2O, CO2 एंड CH4. तो किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम लोग उस मॉलिक्यूल के इंडिविजुअल एटम के एटॉमिक मास को ऐड करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल H2O में 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 AMU. तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 इंटू 1 AMU प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 16 AMU. सो वी गेट हेयर 18 AMU. सेकेंड इज CO2. एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU और एक यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 तो 2 इंटू 16 सो 12 इंटू 12 प्लस 32 वी हैव 44 AMU. एंड थर्ड वन इज CH4. एक कार्बन तो 1 इंटू 12 AMU प्लस 4 हाइड्रोजन तो 1 इंटू 4 AMU we have 16 AMU, or you can also say this as 18 U. U stands for unified mass and AMU stands for atomic mass unit. So this is unit given for defining the atomic mass of one atom, or you can also say it as unified mass. So moving on to the next question. So our next question is calculate the mass percent of different element present in sodium sulfate. So इस क्वेश्चन में हम लोग को मास परसेंट निकालना है. मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट. जिस एलिमेंट का हमें मास निकालना है, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100. दिस इज आवर फॉर्मूला. सो सबसे पहले हम लोग सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं. मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास. मोलर मास ऑफ Na2SO4. सो वी हैव 2 सोडियम हेयर तो 2 और एक सोडियम का एटॉमिक मास होता है हम लोग के पास 23 तो 2 इंटू 23 प्लस सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 प्लस 4 ऑक्सीजन तो 4 इंटू 16. सो वी हैव total atomic mass. So if you calculate it, it will come around to 142. So 142 आपके पास आ जाएगा. अगर मोलर मास में हम लोग देख रहे हैं तो 142 ग्राम हम लोग लिखेंगे. अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास देखते हैं तो हम लोग 142 AMU लिखते हैं. Okay, so now we have molar mass. So what we need to do is कि अगर हमें सोडियम का निकालना हो मास परसेंट ऑफ सोडियम, तो हम लोग ऊपर सोडियम का मास रखेंगे और नीचे हम लोग टोटल मास रखेंगे कंपाउंड का, दैट इज़ 142 इंटू 100. So if you calculate it, it would come out to be 32.3 approx. This is the mass percent of sodium. Similarly, अगर हम लोग सल्फ़र का निकालना चाहें मास परसेंट ऑफ सल्फ़र, so the mass of sulfur is 32 and the total mass of compound 142 into 100, and it would come out to be 22.5 approximately.
Now mass percent of oxygen. Okay, so mass percent of oxygen is 64. 64 because we have four oxygen here, so we need to multiply 16 into 4 divided by total mass of compound 142 into 100. It comes out to be 45%. so यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया मेरे से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 सोडियम था, 1 सोडियम नहीं है। 2 सोडियम का हो जाएगा 23 इंटू 2, दैट वुड बी 46। तो ऊपर हम लोग रखते हैं अगर हमें सोडियम का मास निकालना है तो टोटल सोडियम कितना था कंपाउंड में, 46 ग्राम। एक मोल NaSO4 में 46 ग्राम सोडियम, और सल्फ़र था 32 ग्राम, और ऑक्सीजन था 64 ग्राम। और हमने नीचे टोटल मास से क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, और 100 से मल्टीप्लाई करने में हम लोग का मास परसेंट निकल जाता है। ठीक है, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass। तो यहाँ पे हम लोग को 2 डाटा दिया हुआ है, एक तो परसेंट दिया हुआ है आयरन का बाई मास 69.9%, और डाई ऑक्सीजन का परसेंट दिया हुआ है 30.1%। सो ये जो चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, इस चार्ट की मदद से स्टेप बाय स्टेप आप इससे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। इट्स वेरी इजी। सो सबसे पहले व्हाट द डाटा इज़ गिवन ऑफ परसेंट इज बाय मास परसेंट इज 69.9। आयरन का मास परसेंट है यहाँ पे 69.9। ऑक्सीजन का मास परसेंट हम लोग को दिया हुआ है 30.1%। आयरन का एटॉमिक मास 55.8 एज यू नो, और 56 ले सकते हो अगर तुम लोग को एवरेज लेके चलना है तो। ऑक्सीजन का मास, क्योंकि डाई ऑक्सीजन दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ अभी ऑक्सीजन को लेके चलेंगे। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन का आपका मास है 16 एटॉमिक मास। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, तो मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास तो इसमें दिया हुआ नहीं है, परसेंट दिया हुआ है। तो हम लोग अगर परसेंट को एज अ मास यूज़ करना है तो आप लोग बस ये अज्यूम करके चलो कि गिवन कंपाउंड जो है वो 100 ग्राम का था। अगर गिवन कंपाउंड 100 ग्राम का था तो 69.9% 69.9 ग्राम हो जाएगा। 69.9 इज़ गिवन एंड इट्स एटॉमिक मास इज़ 55.8। तो गिवन मास बाय मोलर मास इट विल गिव यू 1.25 नंबर ऑफ मोल्स। इसका भी गिवन मास 30.1 and molar mass is 16, so you have here 1.8 approximately. So now simple molar ratio, simple molar ratio हम लोग कैसे निकालते हैं। सिंपल मोलर रेशियो में जो इसका जो मोल आया है 1.24 और इसका मोल आया है 1.88, तो दोनों में से जिसका भी छोटा मोल है हम लोग वो पिकअप करते हैं। तो जो छोटा है वो 1.2 छोटा है एज़ कम्पेयर टू 1.88, तो 1.25। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1.25 से, क्योंकि हम लोग को यही पिकअप करना है। तो इसको अगर मैंने छोटे वाले से डिवाइड किया है तो 1.88 को भी मैंने 1.25 से ही डिवाइड करना होगा। दोनों में से हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर पिकअप करते हैं और उसी से उसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे तो इसका 1 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 1.5। बट इट इज़ नॉट अ सिंपल होल नंबर, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो इट विल गिव यू 3, और अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते तो इट विल गिव यू 2। सो आयरन का सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो आ रहा है 2, और ऑक्सीजन का सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो आ रहा है 3। सो एम्पेरिकल फार्मूला वुड कम आउट टू बी Fe2O3। Okay, this is how you. So question number 4, calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burned in air. Second, 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen, and the third one is 2 mole of carbon are burnt in 16 gram of dioxygen.
तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा जब हम लोग एक मोल, पहले क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ कार्बन को बर्न करेंगे एयर में। तो जब हम लोग 1 मोल ऑफ कार्बन को एयर में बर्न करेंगे तो क्या होगा, कितना CO2 प्रोड्यूस होगा। पहले हम लोग को इक्वेशन लिखना पड़ेगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2, और ये बैलेंस इक्वेशन है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू 1 मोल ऑफ CO2, और 1 मोल ऑफ कार्बन सबको पता है 12 ग्राम होता है। 1 मोल O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम, क्योंकि एक ऑक्सीजन 16 ग्राम तो 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम, एंड 1 मोल ऑफ CO2 इज 44 ग्राम। तो वी कैन से कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, 44 ग्राम CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। 44 ग्राम CO2 will be produced when 1 mole of carbon is burnt in air, when 1 mole of carbon is burnt in air, that's right। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है इसमें 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न्ड इन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन। तो यहाँ पे फिर से हम लोग को स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन इसका लिखना पड़ेगा, कार्बन ऑक्सीजन गिव्स यू CO2, बैलेंस इक्वेशन है। और यहाँ पे एक चीज़ इस क्वेश्चन में और बढ़ा दिया गया है कि 16 ग्राम ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन का मात्रा कम कर दिया गया है। तो ऑक्सीजन इज़ लेस नाउ एंड ऑक्सीजन विल बिहेव एज लिमिटिंग रिएजेंट। अब ऑक्सीजन बिहेव करेगा लिमिटिंग रिएजेंट की तरह। हियर O2 इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, सो इट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस। तो O2 यहाँ पे डिसाइड करेगा, क्योंकि 16 ग्राम, क्योंकि 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स यू 1 मोल ऑफ CO2। लेकिन अगर इस ऑक्सीजन को हम लोग आधा कर देंगे, घटा देंगे, यानी इसमें आधा किया गया है, 32 से 16 कर दिया गया है, तो अब सिर्फ 16 ही ग्राम ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्शन करेगा और कुछ कार्बन भी बच जाएगा। पूरा 12 ग्राम कार्बन यूटिलाइज होने वाला नहीं है सिर्फ, तो इसका मतलब सिर्फ आधा ही कार्बन यूटिलाइज हो पाएगा, बाकी कार्बन बच जाएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें 32 से 16 ग्राम कर दिया गया है। तो 16 ग्राम, अगर 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन एग्जैक्टली आधा कार्बन से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे कार्बन तो बचेगा ही। ऑक्सीजन को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन इस रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ऑक्सीजन रिएक्शन ख़त्म होने के साथ ख़त्म हो जाएगा, बाकी कार्बन तो बच जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट उसको बोलते हैं जो पहले ही क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, पहले ही वो लिमिट हो जाए, दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। सो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन बैठाएंगे कि हम लोग ने अगर इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे कि 32 ग्राम ऑक्सीजन कितना दे रहा है आपको, 44 ग्राम CO2। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन 44/32 ग्राम CO2, इट्स सिंपल यूनिटरी मेथड। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन 44/32 इंटू 16 ग्राम CO2, सो इट विल कम आउट टू बी 22 ग्राम CO2, यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन सिर्फ आपको 22 ग्राम CO2। इसका मतलब ये है कि अगर कार्बन को मैंने 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, अगर 1 मोल का कार्बन था, 16 ग्राम ऑक्सीजन से मैंने रिएक्शन करवाया, तो आपको जो CO2 मिलेगा वो मिलेगा 22 ग्राम। और ये जो कार्बन है, अगर ये 1 मोल का कार्बन था, यानी ये 12 ग्राम कार्बन था, तो ऑक्सीजन तो पूरा ख़त्म हो जाएगा इस रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद। जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो 22 ग्राम CO2 मिलेगा और ऑक्सीजन पूरा ख़त्म हो जाएगा और 6 ग्राम कार्बन यहाँ पे बच जाएगा, क्योंकि पूरा कार्बन यूटिलाइज नहीं हुआ। खैर, हम लोग का आंसर तो ये है कि 22 ग्राम CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड जब हम लोग के पास लिमिटिंग रिएजेंट यानी ऑक्सीजन सिर्फ 16 ग्राम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये था कि 2 मोल ऑफ कार्बन अगर बर्नड होगा तो क्या होगा। इट्स वेरी सिंपल, चाहे कार्बन 2 मोल हो चाहे 3 मोल हो, ऑक्सीजन तो इसमें कितना दिया हुआ है, डाइऑक्सीजन सिर्फ 16 ही ग्राम। तो अगर यहाँ पे कार्बन चाहे 2 मोल हो चाहे 3 मोल हो चाहे कितना भी मोल हो, 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद बाकी सारा कार्बन यहाँ पे बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको 22 ग्राम, यहाँ पे भी 22 ग्राम CO2 ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अगर कार्बन O2, देखिए
अगर यहाँ पे 2 मोल कार्बन हम लोग यूज़, तो 2 मोल कार्बन किसके बराबर कितना होगा, 24 ग्राम कार्बन, 24 ग्राम कार्बन। और ऑक्सीजन यहाँ पे सिर्फ कितना है हम लोग के पास, 16 ग्राम। तो 24 ग्राम कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो आपको देगा 16 ग्राम, सॉरी 22 ग्राम, 22 ग्राम CO2। और यहाँ पे सिर्फ 6 ही ग्राम का यहाँ पे जो है कार्बन सिर्फ 60 ग्राम यूज़ होगा, और उसके बाद जितना भी कार्बन है यानी 18 ग्राम कार्बन बच जाएगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA required to make 500 milliliter of 0.375 molar aqueous solution and molar mass of sodium acetate is 82.0245 gram mole inverse। So इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मोलारिटी के फार्मूला पे सारा चीज़ आपको गिवन है, वॉल्यूम दिया हुआ है ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी आपको दे दिया है, मोलर मास भी दिया हुआ है सोडियम एसीटेट का। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू फाइंड द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, एंड वी नो दैट कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल गिवन नंबर ऑफ मोल यानी गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिली लीटर। तो हम लोगों को गिवन मास फाइंड करना है, गिवन मास इसको यहीं पे छोड़ देंगे हम लोग, मोलारिटी इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर divided by 1000। so you just need to put the data, बस डाटा पुट कीजिए। so molarity is 0.375 into molar mass is 82.0245, volume is 500 milliliter divided by 1000। okay, so if you calculate it, it would come out to be 15.38 gram। so हम लोग कह सकते हैं 15.38 ग्राम सोडियम एसीटेट, 15.38 ग्राम सोडियम एसीटेट का मास होगा, जो हम लोग को जो अगर हम लोग 500 मिलीलीटर में अगर हम लोग मिलाएंगे तो 0.375 मोलारिटी का एक्वा सॉल्यूशन। तो हमारा छठा सवाल है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर in a sample which has a density 1.41 gram milliliter and mass percent of nitric acid in it 69%। तो यहाँ पे दो डाटा दिया हुआ है, एक डेंसिटी का डाटा और एक मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड। इस क्वेश्चन में हम लोग से पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोग से पूछा है एक्चुअली में मोलारिटी, लेकिन इस क्वेश्चन में मोलारिटी टर्म हम लोग को दिख नहीं रहा है। मोलारिटी कैसे पकड़ना है हम लोगों की, मोलारिटी ही पूछा है यहाँ से, ये जो मोल पर लीटर लिखा हुआ है, क्योंकि मोलारिटी इनडायरेक्टली यू कैन से इट दैट इट इज़ अ मोल पर लीटर। हाउ, अगर आप मोलारिटी का फॉर्मूला देखें तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अगर मिलीलीटर को मैं लीटर में कन्वर्ट करूँ तो n बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो ये मोल और ये लीटर, तो मोल पर लीटर इज़ नोन एज मोलारिटी। तो इस क्वेश्चन में हम लोग से एक्चुअली में पूछा है मोलारिटी। सो जो डाटा हम लोग के पास वो डेंसिटी का है और मास परसेंट का है। यहाँ से हम लोग को सॉल्यूशन का मास भी हम लोग अज्यूम कर सकते हैं 100 ग्राम, क्योंकि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास है तो उसमें 69% नाइट्रिक एसिड है। तो यहाँ पे मैंने मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड 69%, तो इसका मतलब 69 ग्राम HNO3, क्योंकि मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास क्या कर लिया है, अज्यूम कर लिया है।
इट मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 69 ग्राम HNO3। और नाइट्रिक एसिड का मोलर मास, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16, और 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 ग्राम मोल इनवर्स, यानी ये इसका मोलर मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को इसका मोलैरिटी फाइंड करना है, तो इसलिए हम लोग को वॉल्यूम के डाटा का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो वॉल्यूम तो दिया हुआ नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, और यहाँ पे मास हम लोग रखेंगे सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का मास हमने देखा अभी 100 ग्राम लिए हैं, ऊपर एज्यूम किए हैं 100 ग्राम, और डेंसिटी दिया हुआ 1.41, सो द वॉल्यूम वुड कम आउट टू बी 70.9 मिलीलीटर। अब मोलैरिटी, गिवन मास by molar mass into 1000 by volume in milliliter, it's the formula of molarity। हम लोग के पास गिवन था 69% था, तो अगर हमने 100 ग्राम मास अज्यूम किया है सॉल्यूशन का, तो 69 ग्राम HNO3 और 63 ग्राम इसका मोलर मास, 1000 बाई वॉल्यूम जो अभी आया हम लोग का 70.9, सो इट कम आउट टू बी 15.4। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट पहले हम लोग निकालेंगे। कॉपर का मास 63.5, सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू 16, इट कम्स आउट टू बी 159.5 ग्राम। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट कंटेन करता है 63.5 ग्राम कॉपर, सही, क्योंकि एक मोल यानी इसका मोलर मास जो कॉपर सल्फेट का 159.5 है, और इसके अंदर जो कॉपर का मास है वो 63.5, तो इतना ग्राम कॉपर सल्फेट 63.5 ग्राम कॉपर कंटेन करता है। तो 1 ग्राम कितना करेगा, वी विल डिवाइड इट बाई इट्स मोलर मास, यानी यूनिटरी मेथड है, 63.5 बाई 159.5 ग्राम कॉपर। तो 100 ग्राम कितना करेगा, we will multiply it by 100, 63.5 by 159.5 into 100 gram copper, so it will come out to be 39.81 gram। So 100 gram copper will contain 39.81 gram copper। Moving on to question number 10, question number 8, determine the molecular formula of an oxide of iron in which the mass percent of iron and oxygen are 69.9 and 30.1 respectively, given that molar mass of the oxide is 159.89। इसमें आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है आयरन ऑक्साइड का। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने से पहले आपको एम्पेरिकल फार्मूला इसका पता होना चाहिए, और एम्पेरिकल फार्मूला यानी सिंपलेस्ट फार्मूला जो होगा आयरन ऑक्साइड का वो होगा Fe2O3, क्योंकि आयरन का वैलेंसी 3 है और ऑक्सीजन का 2, तो एक्सचेंज कीजिएगा तो सिंपलेस्ट फार्मूला आपका Fe2O3 बनेगा। फिर इसका एम्पेरिकल फार्मूला का मास जो है हम लोग कैलकुलेट करना है। तो द एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑफ Fe2O3 इज़, आयरन का मास 56 है तो 2 आयरन है यहाँ पे, 2 इंटू 56 प्लस ऑक्सीजन का मास 16, तो 16 इंटू 3, इट विल कम आउट टू बी 160 एम्पेरिकल फार्मूला मास। और मोलर मास जो दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, यह है 159.89, जिसको हम लोग 160 भी मान सकते हैं। तो इसमें हम लोग फिर उसके बाद हम लोग एक जनरल फार्मूला है जो हम लोग जानते हैं एम्पेरिकल फार्मूला का, जो हमने एम्पेरिकल फार्मूला में पढ़ा था, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला मास। अगर n यहाँ पे निकल जाता है हम लोग का, तो n निकलने के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना हम लोग के लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि n को हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो n विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई एम्पेरिकल फार्मूला मास। सो मॉलिक्यूलर मास भी 160 और एम्पेरिकल फार्मूला मास भी हम लोग का 160 आया था, तो n का वैल्यू 1 आया। और हम लोग ये भी फार्मूला जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला का मास, और मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 1 इंटू Fe2O3
3, तो इट विल कम आउट टू बी Fe2O3. Question number 9. Calculate the atomic mass average of chlorine using the following data. डाटा में हम लोग को दिया हुआ है क्लोरीन का दो आइसोटोप, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. एक आइसोटोप का मास 35 है एटॉमिक मास, और एक आइसोटोप का मास है 37. दोनों का नेचुरल अबंडेंस दिया हुआ हम लोग को 35 जो मास है उसका नेचुरल अबंडेंस 75.77 है, और 37 जिसका मास है उसका अबंडेंस 24.23% है. और इसका एग्जैक्ट मोलर मास यहाँ पे दिया हुआ है जिसका एग्जैक्ट डाटा 34.9689. तभी इसको हम लोग एवरेज लेके 35 चलते हैं इसका एटॉमिक मास, और इसका हम लोग एवरेज 37 लेके चलते हैं. तो दोनों आइसोटोप का एग्जैक्ट मोलर मास यहाँ पे दिया हुआ है, और हमसे पूछा है एवरेज एटॉमिक मास. तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके अबंडेंस को 100 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके एक्चुअल मोलर मास से, और दूसरा आइसोटोप को प्लस करते हैं और इसके नेचुरल अबंडेंस को भी 100 से डिवाइड करके इसके मोलर मास से इनटू कर देते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे किया है नीचे. कि एवरेज एटॉमिक मास मैंने सबसे पहले 35 का जो है अबंडेंस लिया 75.77, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. इसको 100 से डिवाइड किया और इसका एक्चुअल मास जो है उससे मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया. अब प्लस जो सेकंड आइसोटोप है उसका अबंडेंस 100 से डिवाइड और इनटू कर दिया इसके मैंने एक्चुअल मास से. जो डाटा आएगा वो आपका होगा एवरेज एटॉमिक मास. तो एवरेज एटॉमिक मास आया इसका 35.5, जो कि हम लोग क्लोरीन का 35.5 ही हम लोग लेके चलते हैं. और एवरेज, और जनरली पीरियोडिक टेबल में एवरेज एटॉमिक मास ही लिखा हुआ होता है. तभी आप देखते होंगे कि क्लोरीन का जो मास पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ वो 35.5 AMU है, और कैलकुलेशन के वक्त भी 35.5 AMU लेके चलते हैं. जबकि अगर हम लोग आइसोटोप का मास लेके चलते हैं तो वो 35 लेके चलते हैं. या क्योंकि ये ज़्यादा अबंडेंस में है. क्वेश्चन नंबर 10. इन 3 मोल ऑफ इथेन calculate the following: number of carbon atom, number second number of mole of hydrogen atom, and number third number of molecule of ethane. So this is very simple question. पहला में पूछा है नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम. तो अगर 1 मोल इथेन में 1 मोल इथेन C2H6 कंटेन 2 मोल ऑफ कार्बन एटम, यानी 1 मोल इथेन 2 मोल कार्बन आइटम कंटेन करता है. ये आप इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से पकड़ सकते हो कि एक इथेन में 2 कार्बन रहता है. सो 1 मोल इथेन यानी C2H6 कंटेन 2 मोल ऑफ कार्बन आइटम. सो 3 मोल ऑफ इथेन विल कंटेन 2 into 3 मोल ऑफ कार्बन आइटम यानी 6 मोल ऑफ कार्बन आइटम. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन. तो 1 मोल इथेन में 6 हाइड्रोजन आइटम होता है, 6 मोल हाइड्रोजन आइटम. 1 mole ethane contains 6 mole hydrogen atom because it is C2H6. So 1 mole ethane contains 6 mole of hydrogen atom. So 3 mole of ethane will contain 3 into 6 यानी 18 mole of hydrogen atom. Very simple. The third one is third में पूछा है number of molecule of ethane. So 1 mole of ethane contains 6.022 10 to the power 23 molecule of ethane. So 3 mole of ethane will contain 3 into 6.022 10 to the power 23 यानी 18.066 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन. ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा था, तो हमने इसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, पहले 2 क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स पूछा था, उसमें पहले 2 क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स पूछा था, उसमें नंबर नहीं पूछा था, नंबर ऑफ एटम्स नहीं पूछा था, नंबर ऑफ मोल पूछा था. अगर नंबर ऑफ एटम पूछता पहले क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल अगर पहले क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन पूछता तो हम लोग 6 मोल को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगाड्रो नंबर से. और अगर सेकंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन पूछता, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन पूछा था, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पूछता तो हम लोग, क्योंकि 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो अगर इसका नंबर पूछता 18 इंटू 6.022 10 to the power 23 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछता तो. Question number 11. What is the concentration of sugar
in moliliter inverse if its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 लीटर। सो यहाँ पे हम लोग से मोलैरिटी पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट दिया हुआ मोलैरिटी का मोल लीटर इनवर्स, और कंसंट्रेशन पूछा है किस सेंस में, मोल लीटर इनवर्स के सेंस में, इसलिए हम लोग को पता है कि ये मोलैरिटी ही पूछ रहा है, क्योंकि मोलैरिटी का यूनिट ही होता है मोल लीटर इनवर्स। व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल लीटर इनवर्स इफ़ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो वॉल्यूम हम लोग को दे दिया 2 लीटर, इट्स मीन्स 2000 मिली लीटर। वेट दे दिया हम लोग को शुगर का 20 ग्राम, तो गिवन वेट है, बस मोलर मास शुगर का निकाल लीजिए। C12H22O11, 12 कार्बन है और इसका कार्बन का मास भी 12, 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 और 22 हाइड्रोजन तो 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 11 ऑक्सीजन तो 16 इंटू 11 342 ग्राम आपका आ जाएगा मोलर मास शुगर का। सारा डाटा आपके पास है, अब बस पुट कर दीजिए मोलैरिटी के फॉर्मूला में। मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000 by volume in milliliter. Given mass of solute 20, molar mass of solute, that is sugar, 342 into 1000 by 2, 1000 by 2000, so it will be cut, और आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद 0.292। So question number 12, if the density of a methanol is 0.793 kg liter inverse, what is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molarity solution? So इस ये क्वेश्चन मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन का है, कि इसमें पहले केस का, कि पहले जो सॉल्यूशन था इसमें पूछा है कि पहले सॉल्यूशन को हम लोग कितना डाइल्यूट करेंगे कि उसका जो वैल्यू है, इसका जो वॉल्यूम का वैल्यू है वो V2 आ जाए 2.5 लीटर और M2 आ जाए आपका 0.25, और पहले वाले सॉल्यूशन का ना ही आपको M1 दिया हुआ है ना ही आपको V1 दिया हुआ है। इसका बस डेंसिटी हम लोग को पता है 0.793, वो kg लीटर इनवर्स में दिया हुआ है, जिसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा kg को, ताकि हम लोग का कैलकुलेशन सही से हो पाए। 0.793 kg लीटर इनवर्स को अगर हम लोग kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। सबसे पहले फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है 2.5, फाइनल मोलैरिटी दिया हुआ है 0.25, और ना ही हमारे पास M1 है ना ही हमारे पास V1 है, और इस क्वेश्चन में हम लोग से एक्चुअली में V1 पूछा है, वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5। तो और यहाँ पे M1, क्योंकि अब यहाँ पे दो डाटा मिसिंग है हम लोग के पास, M1 और V1, और ये क्वेश्चन है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन का, तो इसका मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन का जो फॉर्मूला है हम लोग के पास M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो यहाँ पे दो डाटा मिसिंग है और हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, तो मोलैरिटी निकालना पड़ेगा, और मोलैरिटी निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला है मोलैरिटी का आप हम लोग जानते हैं, दैट इज़ गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट भी हम लोग के पास नहीं है, और मोलर मास सॉल्यूट का तो हम लोग निकाल सकते हैं फार्मूला, क्योंकि मिथेनॉल का फार्मूला हम लोग को पता है CH3OH, उससे हम लोग मोलर मास निकाल लेंगे। लेकिन गिवन मास कहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो गिवन मास हम लोग निकालेंगे इस डेंसिटी की मदद से, जो डेंसिटी का डाटा हम लोग को दिया हुआ है, क्योंकि डेंसिटी का डाटा में दिया हुआ है 0.793 10⁻³ ग्राम लीटर की, 1 लीटर में इतना ग्राम मिला हुआ है। चलिए तो देखिए यहाँ पे डेंसिटी यहाँ पे हम लोग के पास है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 0.793 इंटू 10⁻³ ग्राम 1 लीटर में मिला हुआ है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो है हम लोग का, अगर 1 लीटर हम लोग वॉल्यूम अज्यूम करते हैं तो उसमें इतना ग्राम हम लोग का सॉल्यूट है, गिवन मास 0.793 10⁻³ ग्राम, और हम लोग ने सॉल्यूशन को 1 लीटर क्या कर लिया है, अज्यूम कर लिया है। तो और मोलर मास मिथेनॉल का हम लोग के पास 32 ग्राम निकल के आया है। तो M1 निकाल लेंगे हम लोग, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अगर मिलीलीटर को हम लोग लीटर में लेके चलते हैं तो यहाँ पे 1000 हट जाएगा और हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर। और गिवन मास
आ गया हम लोग का 0.793 10⁻³ यहाँ पे बाई 32 इसका जो मोलर मास है, और जो वॉल्यूम है हम लोग 1 लेके चल रहे हैं, तो आपको आएगा यहाँ पे ये 24.7 m1 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे m1 का वैल्यू हम लोग को मिल गया है, और उसके बाद बस हम लोग को v1 निकालना, तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, तो v1 विल बी इक्वल टू m2 v2 बाई m1। सो v1 विल बी इक्वल टू, बस हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, m2 का वैल्यू 0.25 था, v2 का वैल्यू 2.5, और अभी जो हमने निकाला m1 का वैल्यू 24.7, उसको यहाँ पुट कर देंगे। सो इट विल कम आउट टू बी 0.025 लीटर या 25 मिली लीटर। सो our question number 13 is pressure is determined as force per unit area of the surface। सही बात है, प्रेशर आपका होता है फोर्स बाई एरिया एक सरफेस पे। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज शोन बिलो कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। इफ़ द मास ऑफ द एयर एट सी लेवल इज़ 1034 सेंटीमीटर, एक्चुअली यहाँ पे ग्राम होगा, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। तो यहाँ पे ये जो हम लोग को डाटा दिया हुआ है, इस डाटा, ये डाटा आपका क्या है कि ये है आपका वेट ऑफ एयर पर यूनिट एरिया, सॉरी आई मीन मास ऑफ एयर पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया पे जो एयर का मास है वो 1034 ग्राम है। यहाँ पे ये डाटा हम लोग को प्रोवाइडेड है, और यहाँ पे हम लोग को पूछा है प्रेशर कैलकुलेट कीजिए पास्कल में एयर का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू वेट पर यूनिट एरिया, बिकॉज वेट क्या है, डाउनवर्ड फोर्स जो विच एक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, मास पर यूनिट एरिया ऑफ एयर हम लोग का डाटा दिया हुआ यहाँ पे 1034 मास पर यूनिट ऑफ एयर। सो वेट पर यूनिट ऑफ एयर क्या होगा, वेट निकालना होगा, तो हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग इसको ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम लोग को वेट चाहिए होगा तो। क्योंकि अगर हम लोग को वेट निकालना है तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर वेट, द फॉर्मूला फॉर वेट इज़ मास इनटू ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम लोग का वेट दिया हुआ है पर यूनिट एरिया, वेट, और इसको हमने एक्सेलरेशन से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या निकल गया, वेट पर यूनिट ऑफ एयर। एक यूनिट में वेट का एक यूनिट में आपका एयर का कितना वेट आ रहा है वो हम लोग को निकल गया। उसके बाद वेट पर यूनिट ऑफ एयर हम लोग इसमें मैंने क्या किया कि इस सेंटीमीटर को मैंने क्या कर दिया, इससे अलग कर दिया, नीचे कर दिया, सेम बात है। उसके बाद मैंने इसको, ये जो ग्राम है इसको केजी में कन्वर्ट किया एसआई यूनिट में लाने के लिए, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। तो ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करूँगा तो 1034 विल बी इक्वल टू 1.034 केजी, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग को 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये मीटर के स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार 100 से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों ऊपर जाएगा। तो फिर इसके बाद यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका आएगा वो डाटा, ठीक है, 101,332 केजी मीटर सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो है केजी मीटर सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर, ये न्यूटन के बराबर होता है, हम लोगों को पता है। और ऊपर डाटा में ऊपर ऑलरेडी मेंशन है कि न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू पास्कल। सो हम लोग का आंसर आ गया 1.01332 इंटू 10⁵ पास्कल। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास, हाउ इट इज़ डिफाइंड। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। हम लोग को पता है मास का एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम। हाउ इट इज़ डिफाइंड, इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन डेफिनेशन। मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्स विद देयर मल्टीपल। तो यहाँ पे आपको मैच करना है कि माइक्रो,
यहाँ पे प्रीफिक्स दिया हुआ है और इसका मल्टीपल्स। तो माइक्रो किसके बराबर होगा? ऑफ कोर्स 10 टू द पावर -6। डेका किसके बराबर होगा? इट्स सिंपली 10। मेगा इज 10 टू द पावर 6। गीगा इज 10 टू द पावर 9 और फॉर फेमटो 10 टू द पावर -15। ओके, तो वही यहाँ पे मैंने लिखा माइक्रो 10 टू द पावर -6, डेका 10, मेगा 10 टू द पावर 6, गीगा 10 टू द पावर 9 and femto 10 to the power -15. So question number 16, what do you mean by significant figure? The number of significant figure in given data is the number of all certain digit plus one uncertain digit. For example, 3.015 has 4 significant figure. Okay, 3.015 has 4 significant figure. Question number 17. A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 parts per million ppm by mass. Number 1. Express this in percent by mass. Number 2. Determine the molarity of chloroform in the water sample. So यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग को क्या दिया गया कि एक सैम्पल है ड्रिंकिंग वाटर का, इस फाउंड टू बी सेवेरली कंटामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म। इस ड्रिंकिंग वाटर में हम लोग को क्या मिला है? क्लोरोफॉर्म से ये कंटामिनेटेड है, जो कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉजिंग कार्सिनोजेनिक हम लोग उसको बोलते हैं जो कैंसर कॉज करता है। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वॉज 15 पार्ट्स पर मिलियन बाई मास। तो एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास, तो इसको हम लोग को परसेंट में एक्सप्रेस करना है 15 ppm को इस वाटर में। डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैम्पल। सो 15 ppm डाटा दिया हुआ है पार्ट्स पर मिलियन, तो 15 ppm मीन्स 15 पार्ट इन 1 मिलियन पार्ट। सही, तो अगर परसेंट निकालना होगा तो 15 को हम लोग ऊपर रखेंगे और 1 मिलियन 10 टू द पावर 6 नीचे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन का परसेंट निकल जाएगा। तो ये क्या होगा? 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3%। सो यहाँ पे 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3% का ये मतलब है कि क्लोरोफॉर्म जो है 1.5 10 टू द पावर -3 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम सैंपल में। अगर 100 ग्राम पानी है, अगर 100 ग्राम वाटर है, वाटर अगर 100 ग्राम है हम लोग के पास, तो इस 100 ग्राम में 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम जो है वो क्लोरोफॉर्म का इसमें मिला हुआ है, ये इसका मतलब है। और मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म को अगर मोलर मास निकाले तो कार्बन यहाँ पे 12, हाइड्रोजन का मास 1 और क्लोरीन का 35.5 के बराबर होता है, तो 3 इंटू 35.45। तो एवरेज लेके आप लोग चल सकते हो, जो आएगा 119 ग्राम होल इनवर्स। तो उसके बाद अगर हम लोग को मोलारिटी निकालना तो हम लोग जानते हैं क्या है कि गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सैंपल इन मिलीलीटर। तो यहाँ पे हमने गिवन वेट कितना आया सॉल्यूट का? 1.5 10 टू द पावर -3 ग्राम यहाँ पे पुट करेंगे और मोलर मास हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया 119 ग्राम मोल इनवर्स। और वॉल्यूम हम लोग कितना लेंगे? वॉल्यूम हम लोग लेंगे 100, क्योंकि यहाँ पे 100 ग्राम वाटर था तो वॉल्यूम भी हम लोग यहाँ पे 100 मिलीलीटर लेंगे। अब आप बोलोगे कि ग्राम, ये तो ग्राम में लिया है और ये डाटा मिलीलीटर में है, तो क्योंकि वाटर का डेंसिटी है 1 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स, सो इसका मास और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि डेंसिटी हम जानते हैं मास बाई वॉल्यूम होता है, सो वॉल्यूम हो जाएगा आपका मास बाई डेंसिटी, और मास 100 है और डेंसिटी तो 1 है, तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर 100 मिलीलीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका 100 मिलीलीटर। तो उसके बाद सारा डाटा पुट करने के बाद डाटा हमने मास का पुट किया मास ऑफ सॉलिड का 1.5 10 टू द पावर -3, फिर मोलर मास क्लोरोफॉर्म का 119,000 बाई 100। सो हम लोग आया फाइनली कैलकुलेट करने पर 1.26 10 टू द पावर -4 मोलरिटी।